हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 जिसका नाम है मीनिंग एंड द फंक्शंस ऑफ मनी। और ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर में आने वाला लास्ट चैप्टर है। और अगर आप देखोगे क्या बोलते हैं अपने सिलेबस में, तो उसका हेडिंग मनी है और इसमें बैंकिंग इन इंडिया आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो को हम लोग ने इस तरीके से बनाया है ताकि आपको तैयारी तो आपके क्वेश्चंस की हो ही जाए, साथ ही साथ आप अगर लर्न कर लो तो और भी क्वेश्चंस इसमें से आप कर ले जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है इकोनॉमिक एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी आर नोन एज। तो सही आंसर है आपका पहला करेक्ट आंसर बार्टर। तो बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे हम लोग कोई भी गुड्स को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको पेमेंट नहीं करना होता, एक कमोडिटी के बदले में दूसरी कमोडिटी हम एक्सचेंज करते हैं। इसको हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, बार्टर सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज। तो बार्टर सिस्टम को क्या कहते हैं और क्या नाम है इसका? सीसी इकोनॉमी, बीबी इकोनॉमी, जीजी इकोनॉमी, नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है सीसी इकोनॉमी। सीसी इकोनॉमी का मतलब यहाँ पे होता है कमोडिटी, मतलब एक कमोडिटी के बदले में दूसरे कमोडिटी को एक्सचेंज करते हैं बार्टर सिस्टम में। जैसे हमें चाहिए राइस, तो हमें राइस चाहिए तो हम किसी ऐसे बंदे को ढूंढेंगे जिसके पास हमको राइस मिल जाए, और उसके बदले में उसको वुड चाहिए तो अपने पास से हम वुड दे देंगे और उससे राइस ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर इसका सीसी इकोनॉमी होगा, इसको कमोडिटी इकोनॉमी कहते हैं। तो पहले के टाइम में ये बार्टर सिस्टम चलता था। नेक्स्ट आते हैं डिफ़िकल्टीज़ ऑफ बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम में क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आती थी समझते हैं। पहला है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जैसे हमको चाहिए वीट, ठीक है, और सामने वाले को चाहिए वुड। अब हमारे पास ना तो वुड है, ठीक है ना, हमारे पास वुड तो है नहीं, तो अगर हम उसको जाके वीट दे दें, भाई हमको वीट चाहिए, ठीक है, वो हमको वीट देने को क्यों तैयार होगा जब हमारे पास वुड है ही नहीं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती थी बार्टर सिस्टम में। हमें ऐसा बंदा ढूंढना पड़ता था जो हमारी ज़रूरत का सामान रखा हो और जो सामान हमारे पास है वो उसके ज़रूरत का हो, तभी तो वो एक्सचेंज करेगा, नहीं तो क्यों एक्सचेंज करेगा। तो इसीलिए पहला पॉइंट है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। तो ऐसे लोग नहीं मिल पाते थे, बड़ी प्रॉब्लम होती थी बार्टर सिस्टम में। दूसरा क्या है लैक ऑफ कॉमन मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। तो उस समय बार्टर सिस्टम में कोई भी सामान की कोई वैल्यू नहीं थी, जिसको ज़रूरत है कोई भी सामान उसी की ज़्यादा वैल्यू है। जैसे एग्जांपल, अब किसी को राइस की बहुत ज़रूरत है तो राइस के बदले में कोई भी मेटल भी दे देता था, ठीक है ना। जैसे हमको राइस चाहिए तो सामने वाला कर रहा है, ठीक है आपके पास ये सिल्वर मेटल है, ये हमको दे दो। तो हमने क्या किया, उसको सिल्वर मेटल दे दिया और उसके बदले में उससे राइस ले लिया। तो मतलब कोई सामान महंगा सस्ता नहीं होता था, ज़रूरत के हिसाब से हम वहाँ पे उस चीज़ को मेज़र कर लेते थे। तो ये भी एक कमी थी। तो इसमें जो बहुत एक्सपेंसिव सामान है वो भी हमारे मतलब बहुत कम प्राइस पे चले जाते थे। उसके बाद है लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि कोई भी चीज़ हमने एक्सचेंज किया, ठीक है, अब उसके बदले में हमारे पास कुछ हमको देना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमने किसी से राइस लिया, अब थोड़ा सा राइस एक आदमी से लिया, थोड़ा सा राइस दूसरे आदमी से लिया, और उसके बदले में हमने अपने पास से कोई एनिमल दे दिया, मान लो हैन दे दिया उसको। तो अब हैन को कैसे वो दोनों डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम बहुत होती थी। तो फिर आप 2 हैन की व्यवस्था करिए और उनको मनाइए कि आप 2 हैन लेग के बदले में हमको चावल दे दीजिए, तब वो तैयार होंगे, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम्स देखी जाती थी। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारी ही प्रॉब्लम्स डिफ़िकल्टीज़ ऑफ बार्टर सिस्टम में होती थी। ठीक है, तो मैंने इसको एक साथ दे दिया ताकि आपको लर्न करने में ईजी रहे। अब आते हैं नेक्स्ट, डिफ़िकल्टीज़ ऑफ बार्टर सिस्टम। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हम लोग ने पहला पॉइंट डिस्कस कर लिया। दूसरा पॉइंट क्या है, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि फ्यूचर में पेमेंट करने की बात नहीं होती थी। मतलब आज हमने सामान ले लिया, आज हमारे पास पैसा नहीं है, मतलब आज हमारे पास कोई सामान वापस करने के लिए नहीं है, तो हम फ्यूचर में पेमेंट नहीं कर सकते थे। जो करना है आज करना है, ठीक है। सामने वाले को अगर उसको हैन चाहिए तो हमको ढूंढ के लाना पड़ेगा हैन, उसको देना पड़ेगा, फिर उसके बदले में जो हमको चाहिए वो हमको वो देगा। मतलब यहाँ पे उधार वाला सिस्टम नहीं था,
तो यही हो गया आपका लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, मतलब फ्यूचर पेमेंट यहाँ नहीं हो सकता था। नेक्स्ट था प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग वेल्थ। आप वेल्थ को स्टोर नहीं कर सकते थे क्योंकि वेल्थ था ही नहीं, कमोडिटी हुआ करते थे, ठीक है। आप ज़्यादा चावल इकट्ठा करोगे तो चावल कितना दिन चलेगा, 4 साल 5 साल 6 साल में तो वो एकदम सड़ जाएगा। तो आप वेल्थ को स्टोर नहीं कर सकते थे। आप जो भी चीज़ एक्सचेंज कर रहे हो फिर आपको उसको किसी और चीज़ के बदले में एक्सचेंज करना होता था। तो ये सब प्रॉब्लम्स थी कि तो बार्टर सिस्टम हटा दिया गया, फिर धीरे धीरे मनी आया। तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इवेल्युएशन ऑफ मनी, कैसे करनी, कैसे कैसे मनी आता गया, मतलब पहले कौन सा मनी आया, फिर कौन सा मनी आया, फिर कौन सा मनी आया, ये हम लोग आगे के एमसीक्यू में देखते हैं। तो इसका आंसर 4 है, ऑल ऑफ द अबव। इसको आप लर्न कर लीजिएगा डिफ़िकल्टीज़ में, ठीक है। 5 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट में से कोई भी पॉइंट्स आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अब देखिए, व्हाट आर द स्टेजेस इन द इवोल्यूशन ऑफ मनी। तो इवोल्यूशन ऑफ मनी मतलब मनी कैसे स्टार्ट हुआ था, पहले कौन सा आया, फिर कौन सा आया, फिर कौन सा आया, फिर कौन सा आया। तो इसमें देखिए मैंने आपको 3 अलग अलग ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा आया, फिर उसके बाद कौन सा आया, ये आपको इसको अरेंज करना है ऑर्डर में, ठीक है। तो सबसे पहले आया एनिमल मनी, ठीक है। एनिमल मनी में क्या होता था, हम एनिमल्स को एक चीज़ के बदले देते थे। जैसे हमको मान लीजिए वीट चाहिए, सीरियल्स चाहिए, तो हमने उसके बदले में क्या किया, एनिमल दे दिया, ठीक है। और एनिमल्स के बदले में हमें जो चाहिए मिल गया। एनिमल मनी जब धीरे धीरे बहुत प्रॉब्लम होने लगी तो लोगों ने एनिमल मनी को हटा के कमोडिटी मनी ले आए, ठीक है। तो कमोडिटी मनी में एनिमल तो थे ही, लेकिन कमोडिटी का भी एक्सचेंज होने लगा, ठीक है। अब मेरे पास मैंगो है और सामने वाले पास बनाना है, तो हमें मैंगो चाहिए, बनाना चाहिए, तो हम लोग आपस में एक्सचेंज कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पे फिर कमोडिटी मनी आ गया। कमोडिटी मनी में जब प्रॉब्लम होने लगी तो धीरे धीरे डेवलप हुआ मेटेलिक मनी। मेटेलिक मनी में गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, ठीक है, कॉपर, हर तरीके के मेटल के मनी मार्केट में आने लगे। फिर थोड़ा थोड़ा और डेवलपमेंट हुआ और लोग बढ़े, तो फिर आ गया हमारा पेपर मनी। पेपर मनी हम लोग यूज़ करते हैं, करेंसी नोट्स और ये सब पेपर मनी में आता है। उसके बाद आया बैंक मनी। बैंक मनी हम लोग अभी भी यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग चेक्स यूज़ करते हैं, ठीक है, चेक पेमेंट करने के लिए। तो ये सब हमारे बैंक मनी का एग्जांपल है। इसके बाद अभी तो उसमें नहीं दिया है, इसके बाद आप देखोगे प्लास्टिक मनी, जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मनी, जो हम लोग गूगल पे, पेटीएम, ये सब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सिलेबस में आपके यहीं तक है, लेकिन आप लोग जान लो कि क्या होता है। तो पहला आंसर आपका सही है। तो इसका ऑर्डर बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में गड़बड़ ना हो। अब आते हैं नेक्स्ट, डिफरेंट थिंग्स वर वैल्यूड इन द टर्म्स ऑफ कैटल देन वन कुड कमांड इन एक्सचेंज, एवब लाइन इज एग्जाम्पल ऑफ। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, कैटल्स को एक्सचेंज करने की बात कर रहा है कि कैटल्स की वैल्यू समझते थे और फिर उसको एक्सचेंज करते थे। तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो सही आंसर है एनिमल मनी का। भाई एनिमल मनी, कैटल्स एनिमल मनी में ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ द कमोडिटी सच एज बोस, एरोस, एनिमल स्किन, राइस, टीस एक्सेट्रा वर यूज एज अ मनी। तो यहाँ पे देखिए, अब एनिमल स्किन भी है, राइस भी है, टी भी है। तो यहाँ पे देखिए एनिमल भी आ रहे हैं, बोज आ रहे हैं, एरोज आ रहे हैं, उसके बदले में हम लोग कोई भी सामान लिया करते थे। तो इसका सही एग्जाम्पल, सही आंसर क्या है, कमोडिटी मनी, ठीक है। तो कमोडिटी में सारा कुछ आ जाएगा आपका, एनिमल्स भी आ जा रहे हैं, राइस भी आ जा रहा है, टी भी आ जा रहा है, ठीक है। इसके बदले में जो सामान एक्सचेंज करते थे तो उसको उस टाइम हम लोग कमोडिटी मनी का यूज़ करते थे। नेक्स्ट आते हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर वर यूज एज अ मनी। अब गोल्ड, सिल्वर, कॉपर को यूज़ करते थे एज अ मनी, तो वो किसका एग्जाम्पल है, तो सिंपल सी बात है, मेटेलिक मनी, ठीक है। थर्ड आंसर सही है। नेक्स्ट, वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर वाज नॉट सफिशिएंट टू मैच द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज, देन विच मनी वॉज इंट्रोड्यूस। तब यहाँ पे क्या करा है, जब गोल्ड सिल्वर बहुत ज़्यादा मतलब हमारे पास अवेलेबल नहीं था और बहुत ज़्यादा ट्रेड बढ़ गया, इंडस्ट्रीज़ आ गई, ठीक है, और लोग बिज़नेस करने लगे, तो पैसे का जो ज़रूरत था लोगों का बढ़ने लगा। तो अब क्या इंट्रोड्यूस किया गया, अब कौन सा मनी इंट्रोड्यूस किया गया, तो सही आंसर है पेपर मनी,
क्योंकि ये ईजिली अवेलेबल होता था, इतना गोल्ड सिल्वर नहीं था कि उसको हम लोग एक्सचेंज कर सकें। नेक्स्ट है डैश इम्प्लाइज डिमांड डिपॉजिट विच बैंक विथ बैंक विच आर विड्रॉएबल थ्रू द चेक ड्राफ्ट एसेट्रा। देखिए ये अब चेक ड्राफ्ट का यूज़ होने लगा और मॉडर्न में आ गए हम। तो सही आंसर क्या है? बैंक मनी। ठीक है, तो आपने इवोल्यूशन ऑफ मनी पढ़ लिया कि किस तरीके से कौन कौन सा मनी आया, फिर आपने उसके एग्जांपल्स पढ़ लिए कि इसके क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट है द वर्ड मनी इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। क्या है सही आंसर? पहला है मोनेटा। ठीक है, तो लैटिन वर्ड मोनेटा से डिराइव किया गया है मनी को। नेक्स्ट आते हैं मनी इज व्हाट द लॉ से इज मनी। करेंसी नोट्स एंड द कॉइन आर ऑल्सो नोन एज। तो करेंसी नोट और कॉइन को और क्या बोलते हैं? लीगल टेंडर मनी, फिएट मनी, बोथ, 1 and 2, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है पॉइंट नंबर 3, 1 and 2। मतलब करेंसी नोट को और कॉइन को हम लोग लीगल टेंडर मनी तो कहते ही हैं, साथ ही साथ फिएट मनी भी कहते हैं। तो ये याद रखिएगा अच्छे से। अब चलते हैं नेक्स्ट। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ मनी। मनी के क्या क्या फंक्शंस हैं? तो देखिए बुक्स में काफ़ी फंक्शंस दिए गए हैं, लेकिन आपके सिलेबस में केवल 4 फंक्शन दिए हैं, तो इसलिए मैंने केवल 4 फंक्शंस ही लिए हैं इसमें से। ठीक है, तो बुक में काफ़ी चीज़ दिया हुआ है, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम लोग ICSE में केवल सिलेबस को ही फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इसी 4 को हमें अच्छे से पढ़ना है। तो इसीलिए इसका तो आंसर आप समझ ही गए, ऑल ऑफ द अबव होगा। कि मनी का क्या फंक्शन है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब कोई भी चीज़ को कोई भी सामान खरीदना, उसके बदले में मनी देते हैं, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया। मीडियम ऑफ वैल्यू का मतलब हर एक चीज़ की वैल्यू लगा सकते हैं मनी के हिसाब से। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, मतलब फ्यूचर पेमेंट में ये मनी हमारी मदद करता है, हम कोई भी सामान उधार में भी खरीद सकते हैं, तो ये हो गया स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। उसके बाद स्टोर ऑफ वैल्यू, मतलब हम वेल्थ इकट्ठा कर सकते हैं मनी इकट्ठा करके। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम जो थी हमारे बार्टर सिस्टम में, उन सबको मनी ने हटा दिया। ठीक है, अब मनी से ये सब चीज़ें ईजिली हम लोग कर सकते हैं। तो ये 5th इसका आंसर है। ठीक है, ये मैंने इसलिए दिया है केवल आप याद कर लो, क्योंकि इसमें से कोई भी पॉइंट पूछ सकता है, क्योंकि ये सब आपके सिलेबस का मेन पार्ट है। ठीक है, तो यही आपको 4 पढ़ने अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं। मनी इज़ जनरली एक्सेप्टेड, एवरीवन एक्सेप्ट इट इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये कौन सा फंक्शन है? वेब सेंटेंस इज द एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है? इसमें क्या बोल रहा है कि मनी को गुड्स और सर्विसेज के बदले में एक्सचेंज किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज इसीलिए हम लोग बोलते हैं क्योंकि मनी के बदले में कुछ भी हम एक्सचेंज कर सकते हैं, चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो। नेक्स्ट है मनी सर्व एज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट in terms of which the value of all goods and service are measured and expressed। अब यहाँ क्या बता रहा है? मनी सर्व एज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मतलब मनी को हम लोग मेजरमेंट का यूनिट भी मानते हैं। जैसे कोई भी सामान है, हमने देखा, हमने कहा हाँ इसकी वैल्यू ये हो सकती है, 10,000 रुपये हो सकती है, 5,000 रुपये हो सकती है, तो हमने क्या किया, सामने वाला गुड्स देखा और उसके हिसाब से उसकी वैल्यू लगा दी। तो ये कब पॉसिबल हुआ? मनी आने से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मेज़र ऑफ वैल्यू, क्योंकि मनी जो है वो हमें मेज़र ऑफ वैल्यू में भी हेल्प करता है कि हम कोई भी चीज़ का सही दाम लगा सकें। नेक्स्ट आते हैं अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व फ्यूचर पेमेंट विच कैन ईजिली बी स्टेटेड इन द टर्म्स ऑफ मनी। तो अब यहाँ पे फ्यूचर पेमेंट की बात हो रही है कि फ्यूचर पेमेंट के जो फ्यूचर पेमेंट तभी पॉसिबल हो पाया जब मनी आया। ठीक है ना, उसके पहले फ्यूचर पेमेंट पॉसिबल नहीं था बार्टर सिस्टम में। कोई भी सामान हमने आज ख़रीद लिया, हमने कहा हम आपको 1 हफ्ते बाद पेमेंट करेंगे, तो ये मनी के टाइम में पॉसिबल है, बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पॉइंट नंबर 3, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। दैट्स मीन्स स्टोर ऑफ द वेल्थ फॉर द यूज इन द फ्यूचर, दैट इज शिफ्टिंग ऑफ परचेजिंग पावर फ्रॉम द प्रेजेंट टू फ्यूचर। यहाँ पे क्या कह रहा है कि
कोई भी चीज़ है, कितना भी मनी हो उसको हम आराम से स्टोर कर सकते हैं एज अ वेल्थ, ठीक है। और फिर उसको हम चाहें तो आगे कोई भी चीज़ पेमेंट कर सकते हैं, एक परचेजिंग पावर की तरह उसको हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और उसको फ्यूचर में उसको शिफ्ट करके फ्यूचर में पेमेंट भी कर सकते हैं। तो सही आंसर क्या होगा इसका? स्टोर ऑफ वैल्यू, क्योंकि मनी आने से ही ये पॉसिबल हो पाया कि हम इसको स्टोर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है मनी इज़ व्हाट द लॉ से इज़ मनी। ये कौन सा डेफिनेशन है? तो डेफिनेशन भी आपके सिलेबस में है, ठीक है। 4 अलग अलग डेफिनेशंस होते हैं मनी के, इसको भी आप लर्न कर लीजिएगा अच्छे से। तो कौन सा डेफिनेशन है? ये है हमारा सही आंसर, लीगल डेफिनेशन, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, एनीथिंग दैट इज ईजिली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड एट द सेम टाइम एक्ट एज द मेजर एंड द स्टोर ऑफ वैल्यू, इट इज़। तो देखते हैं क्या सही आंसर। तो ये है फंक्शनल डेफिनेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मनी का फंक्शन बता रहा है कि मनी क्या करता है, तो ये आपका फंक्शनल डेफिनेशन है। नेक्स्ट आते हैं दैट्स इंक्लूड्स ओनली करेंसी नोट एंड कॉइन, इट इज़। तो ऐसा कौन सा डेफिनेशन है जहाँ पे मनी को खाली बताया गया कि वो करेंसी नोट है और कॉइन है, वही मनी है? तो सही आंसर है आपका नैरो डेफिनेशन। नैरो डेफिनेशन में केवल थोड़ी सी डेफिनेशन मनी की दी है। उसके बाद है डैश इंक्लूड्स करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स ऑल्सो इंक्लूड सम अदर थिंग्स इन द सप्लाई ऑफ द मनी दैट हैव अ हाई डिग्री ऑफ मनीनेस, एग्जाम्पल टाइम डिपॉजिट एट बैंक एंड पोस्ट ऑफिस, इट इज़। तो यहाँ पे देखिए अब मनी के डेफिनेशन को इन्हांस कर दिया गया, थोड़ा सा ज़्यादा बता दिया गया, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ मनी। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग हमारे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।